So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो लास्ट लेक्चर आया था, ठीक है, ऑल्दो वो काफी दिन पहले आया था, बट बीच में ड्यू टू माय एग्जाम्स, मेरे कुछ एग्जाम्स थे और कुछ और जरूरी काम की वजह से बीच में लेक्चर्स नहीं आ पाए। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अभी हम लोग जो है अपने सिलेबस को जो है वो रेगुलरली कवर करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इसी YouTube चैनल के ऊपर हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 के सिलेबस की, जिसमें पहले भी हम लोगों ने जो है चैप्टर्स कवर किए हैं और आगे भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे चैप्टर्स क्लास 12 के मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे ये आपके CBSE एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी क्लास 12 के अंदर है तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए तो ये वीडियोस आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, साथ ही नीट यूजी और CUET यूजी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप अगर देना चाहते हैं, जैसे अगर आप ICR का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में जाना था, ठीक है। जो क्या क्या थे, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पाचुएशन, ठीक है। अभी MCQs में अगर आपसे पूछेंगे तो ये आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इनको आप जो है ऑर्डर के अंदर लगाइए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, आपसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, तो ये आपको जो है याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। एंड आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली जो बोर्ड्स के अंदर भी पूछा जाता है ना, ठीक है, बोर्ड्स के अंदर जो पूछा जाता है, या तो आपसे क्या बोला जाता है, या तो आपसे डायग्राम पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, या फिर आपसे क्या बोला जाएगा, या फिर आपसे पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। बट डायग्राम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्पिटिटिव के लिए अगर बात की जाए तो काफी क्वेश्चंस आपको इस पोर्शन में से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region, ठीक है। अभी अच्छा, ये जो नोट्स रहेंगे, ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से जाकर आप हमारे इन नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पर क्या क्या होगा, ओवरीज का पेयर होगा, ठीक है, यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट होंगी अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ठीक है, ओविडक्ट्स का भी पेयर होगा, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये कहां पर लोकेटेड होगा, इट विल बी लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर ओवरीज देखने को मिलेंगी, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना and the external genitalia. These parts of the system, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फीमेल्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसके ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की अभी हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगे। इन पार्ट्स के साथ में मैमरी ग्लैंड्स का भी एक पेयर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, उसी के साथ में बेसिकली ऑर्गेनाइज होके, या ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेट होके वो क्या करता है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, या फिर जो रिप्रोडक्शन के बेसिक बेसिक इवेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रेगनेंसी है, एंड उसके बाद बर्थ एंड चाइल्ड केयर जैसे प्रोसेसेस के अंदर ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं।
अभी इस डायग्राम के ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अभी ओवरीज क्या होती है? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ठीक है। यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम, ठीक है। जो फीमेल गैमेट होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करती है ओवरीज एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको ओवेरियन हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अभी तक ओवरी के बारे में हमें क्या क्या पता चला? ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दूसरी बात क्या पता चली? इट सीक्रेट्स ओवम, ठीक है। ओवम क्या होता है? ओवम इज द फीमेल गैमीट एंड साथ में क्या सीक्रेट करता है? दे ऑल्सो सीक्रेट स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है। जिनको और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जिनको जिनको फीमेल सॉरी ओवेरियन हॉर्मोन्स भी बोला जाता है। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. अब ये जो ओवरीज होती हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? जो एब्डोमेन की लोअर साइड होती है, ठीक है। एब्डोमेन की जो लोअर साइड होती है, एक साइड के ऊपर एक ओवरी सिचुएटेड होती है, ठीक है। बेसिकली जो एब्डोमेन होता है, जो एब्डोमेन का लोअर पार्ट होता है, ठीक है। एब्डोमेन के लोअर पार्ट में एक साइड पर एक ओवरी प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब ओवरी की डायमेंशंस की बात आ रही है, तो ओवरी की जो लेंथ होगी वो होगी 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। यानी कि ये जो ओवरी होती है ये आपकी पेल्विक वॉल और यूट्रस से किस तरीके से कनेक्टेड होती है? लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। अब जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी के बाहर क्या होती है? देखो एपिथेलियल लेयर होती है। एपिथेलियल लेयर बेसिकली हमको पता है ना, आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो जो ओवरी होती है ना, ओवरी के बाहर थिन एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो किसको एनक्लोज करके रखती है? ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा को जो क्या करके रखती है? बेसिकली क्या करके रखती है? एनक्लोज करके रखती है, ठीक है। क्या करके रखती है? एनक्लोज करके रखती है, ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अभी तक हमने क्या बात करी कि जो ओवरीज होंगी क्या होंगी? एक तो लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन में एक साइड के ऊपर एक ओवरी प्रेजेंट होगी एंड एक ओवरी का जो लेंथ होगा दैट विल बी अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या बात करी? इसके अलावा हम लोगों ने बात करी कि जो ओवरी होगी वो पेल्विक वॉल से किस तरीके से कनेक्टेड होगी? थ्रू लिगामेंट्स कनेक्टेड होगी। और जो ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से क्या होती है? बेसिकली कवर्ड होती है, ठीक है। जो किसको एनक्लोज करके रखती है? ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करके रखती है, ठीक है। अब ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। क्या होता है ओवेरियन स्ट्रोमा? ओवेरियन स्ट्रोमा एक सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू होता है जो बेसिकली क्या करता है? जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्यून सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, ठीक है। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है जिसकी अभी हमने बात करी, इसी ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 जोन्स होते हैं, ठीक है। इसी ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 जोन्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड वन इज इनर मेडुला, ठीक है। यानी कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा होगा, ठीक है, उसके बेसिकली क्या होंगे? उसके 2 रीजन्स होंगे। एक क्या होगा बेसिकली? एक क्या होगा आपका? पेरिफेरल कॉर्टेक्स होगा और एक क्या होगा आपका? इनर मेड्यूला होगा, ठीक है। अब पेरीफेरी क्या होता है? बेसिकली पेरीफेरी होता है जो आपका आउटर रीजन की बात हो रही है, ठीक है। जो आपके आउटर रीजन की बात हो रही है उसी को हम लोग पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलेंगे। और अंदर क्या होता है? जो इनसाइड रीजन होता है दैट इज मेडुला। The oviducts or the fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts, ठीक है। यानी कि जो आपकी फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती है उनमें क्या क्या होता है? ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस होती है एंड साथ में वेजाइना, ठीक है। ये बेसिकली क्या बनाती है? ये बनाती है फीमेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली? ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? ओविडक्ट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स बोल सकते हैं।
ओविडक्ट्स, यूट्रस और विजाइना जो होता है वो फीमेल्स के अंदर फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाता है, ठीक है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अभी फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, उसके डायमेंशन की, तो फेलोपियन ट्यूब की जो डायमेंशन होगी इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, यानी कि जो ओवरी का जो आउटर रीजन होगा, ठीक है, वहां से क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी, एक्सटेंड करेगी, यानी कि वो वहीं से क्या करेगी, आगे एक्सटेंड करेगी पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। यानी कि हर ओवरी की पेरीफेरी से होते हुए वो यूट्रस तक जाएगी, ठीक है। एंड द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इनफंडिबुलम, ठीक है। यानी कि वो पार्ट, ठीक है, वो पार्ट जो ओवरी के क्लोज होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। ओके, जस्ट अ मिनट। क्या उसको उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इनफंडिबुलम, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इनफंडिबुलम, ठीक है। यानी कि जो ओवरी के क्लोजर जो पार्ट होगा ना, दैट विल बी और फनल शेप इनफंडिबुलम, ठीक है। और इनफंडिबुलम की शेप भी आपको याद रखनी है। इनफंडिबुलम की शेप उसने क्या बोली, फनल शेप होती है, ठीक है, फनल शेप होती है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको फिम्ब्री बोला जाता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जो इनफंडिबुलम होता है उसके एजेस के ऊपर, ठीक है, उसके एजेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होगी, जिनको फिम्ब्री बोला जाएगा। जो किस चीज में हेल्प करेंगी, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। आप जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, जैसे ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होगा बेसिकली, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी ये जो फिम्बरी होती है, ठीक है, फिम्बरी क्या होती है, दे आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिम्बरी क्या करती है, ये ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ही आपका ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, जैसे ही आपको ओवम रिलीज हुआ, तो उनको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, उनको कलेक्ट करने में हेल्प कौन करेगा, वो आपकी हेल्प करती है फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे क्या होती है, फिम्ब्रे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो बेसिकली आपके इनफंडिबुलम के एजिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो आपके इनफंडिबुलम के एजिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आपका ये जो इनफंडिबुलम होता है, ये क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो ओवरी के सबसे क्लोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट नोन एज एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. अब जो ये इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, इनफंडिबुलम क्या करता है, इनफंडिबुलम कहाँ पर बेसिकली, इनफंडिबुलम कहाँ पर लीड करता है, एक वाइडर पार्ट के अंदर, ठीक है, जो ओविडक्ट होता है ना, ठीक है, ओविडक्ट का जो वाइडर पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एम्पुला, ठीक है। अब ये जो इनफंडिबुलम होता है ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपके जो है ओविडक्ट के जो ओविडक्ट होती है, ठीक है, ओविडक्ट का जो वाइडर पार्ट है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, वहां पर आपका जो है इनफंडिबुलम फाइनली लीड करेगा। और जो लास्ट पार्ट होगा ओविडक्ट का, ठीक है, जो लास्ट पार्ट होगा जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। अभी तक हमने किस किस की बात की, हमने बात की इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस की, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या था, सबसे क्लोज प्रेजेंट था, जो आपकी ओवरी थी उसके सबसे क्लोज हमारा क्या प्रेजेंट था, बेसिकली हमारा इनफंडिबुलम प्रेजेंट था। उसके बाद में ये इनफंडिबुलम कहाँ पर जाएगा, ओविडक्ट के वाइडर पार्ट के पास में जो कि एम्पुला है। और जो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है वो होता है इस्थमस, ठीक है। अब इस्थमस में क्या होता है, एक नैरो ल्यूमन प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है, ठीक है। यानी कि जो इस्थमस पार्ट होता है वो क्या करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है। और जो इनफंडिबुलम पार्ट होता है वो ओविडक्ट के बिल्कुल पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ द यूट्रस इज सिंगल, ठीक है। अभी जो यूट्रस होता है दैट इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म, ठीक है। यूट्रस को और क्या बोला जाता है, यूट्रस को और वॉर्म भी बोला जाता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है। जो यूट्रस की शेप होती है दैट इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। ऊपर में हमने बात की थी कि जो आपका पेल्विक वॉल से आपकी ओवरी भी कनेक्टेड थी, वो कनेक्टेड थी आपकी लिगामेंट से, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा, जो यूट्रस भी होता है, यूट्रस भी किसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ठीक है, एंड अटैच टू पेल्विक वॉल्स। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस कहाँ ओपन होगा, यूट्रस ओपन होगा वेजाइना के अंदर, किसके थ्रू, आपका जो है वेजाइना के अंदर जाएगा थ्रू नैरो सर्विक्स, ठीक है, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल केनाल। अब जो सर्विक्स की कैविटी होती है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको सर्वाइकल केनाल बोला जाता है, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ केनाल, ठीक है। अब जो सर्वाइकल केनाल है, ठीक है, जो सर्वाइकल केनाल है वो वेजाइना के साथ क्या बना रही है, वो वेजाइना के साथ बना रही है बर्थ केनाल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्थ केनाल किस किस को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो वो सर्वाइकल केनाल और वेजाइना को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। और सर्वाइकल केनाल है क्या, सर्वाइकल केनाल इज द कैविटी ऑफ सर्विक्स, ओके, सर्वाइकल केनाल इज द कैविटी ऑफ सर्विक्स। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब जो यूट्रस वॉल होती है, ठीक है, जो यूट्राइन वॉल होती है, उसके पास में 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, the middle thick layer of smooth muscle which is known as myometrium, and the inner glandular layer known as endometrium that lines the uterine cavity, ठीक है। अभी जो यूट्रस वॉल थी, ठीक है, जो यूट्राइन वॉल थी, यूट्राइन वॉल में क्या होगा, जो बाहर की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होती है, थिन होती है, ठीक है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, थिन होगी, और उसको नाम क्या दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है पेरीमेट्रियम। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, उसके बाद में आएगी मिडल लेयर, ठीक है, उसके बाद में आएगी मिडल लेयर जो क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, जो मिडल लेयर होती है वो थिक होती है, आउटर लेयर क्या थी, थिन थी, जो मिडल लेयर होगी वो क्या होगी, थिक होगी। और जो मिडल लेयर होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल, और उसको नाम क्या दिया जाता है, मायोमेट्रियम, ठीक है, उसको नाम क्या दिया जाता है, मायोमेट्रियम। और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इनर आप किससे याद रख सकते हो, बेसिकली एंडो, एंडो मींस वो इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आप याद रख सकते हो, मायोमेट्रियम भी आप याद रख सकते हो, एम फॉर मायोमेट्रियम एंड एम फॉर मिडल लेयर, ठीक है। तो आपको फिर वहां से ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि जो पेरीमेट्रियम होगी वो हमेशा आउटर लेयर होगी, ठीक है। तो यानी कि जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। और यही एंडोमेट्रियम क्या करती है, यूट्राइन कैविटी को लाइन करके रखती है, ठीक है, यूट्राइन कैविटी को बेसिकली सराउंड करके रखती है। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, जब भी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, जब भी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उस टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम होती है इसी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस क्या करते हैं, अकर करते हैं, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम होते हैं इसी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस अकर करते हैं, कब अकर करते हैं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of baby, ठीक है। और जब भी एक फीमेल एक बेबी को बर्थ देती है, ठीक है, यानी कि एक बेबी को डिलीवर करती है, उस टाइम पे जो मायोमेट्रियम होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस दिखाता है, ठीक है, जो मायोमेट्रियम होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख, ओके, सो यस देयर वाज सम नेटवर्क ग्लिच। तो हम लोग बात करने वाले थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, बट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर काफी बार जो है वो डायग्राम पूछ लेता है, ठीक है, काफी बार सीबीएसई जो है वो डायग्राम पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो डायग्राम बहुत अच्छे से आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, दिस इज वेजाइना, ये सर्वाइकल केनाल और ये सर्विक्स दिखाया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट ओवरी, ये सेकेंड ओवरी, ओवरीज क्या थी, लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन के पास प्रेजेंट थी, ठीक है। एंड ये क्या है,
फिम्ब्रेई, ठीक है, फिम्ब्रेई इनफंडिबुलम की, ठीक है, फिम्ब्रेई क्या थी, इनफंडिबुलम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एजेस के ऊपर प्रेजेंट थी, ठीक है, और ओवरी को कलेक्ट करने में फिम्ब्रेई हेल्प करती है। फेलोपियन ट्यूब जो है, ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब के ये 3 पार्ट्स थे, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द यूट्राइन फंडस, ये यूट्राइन कैविटी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, यूट्राइन कैविटी होती है। एंड 3 लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जिसमें जो पेरीमेट्रियम थी ये क्या थी, थिन आउटर लेयर थी। मायोमेट्रियम क्या थी, ये मिडल लेयर थी जो थिक थी। और एंडोमेट्रियम क्या थी, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर थी, ठीक है, इनर ग्लैंडुलर लेयर जो बेसिकली यूट्राइन वॉल को क्या करके रखती है, लाइन करके रखती है, उसको सराउंड करके रखती है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम जो थी, एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर साइक्लिकल चेंजेस जो है एंडोमेट्रियम में देखने को मिलते हैं। और मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो ये हमने बात करी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है ये मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम है, इसके ऊपर भी अभी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। आई होप ऊपर वाला डायग्राम आपको समझ में आया। अब हम लोग जा रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर, ठीक है। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। अभी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है वो आपको याद रखना है। मॉन्स प्यूबिस इंक्लूडेड है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये क्या होता है, फैटी टिश्यू के एक कुशन की तरह होता है जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया मेजोरा आर फ्लेशी folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening, ठीक है। अब जो लेबिया मेजोरा होता है, ठीक है, जो लेबिया मेजोरा जो होता है वो क्या करता है, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बेसिकली फ्लेशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, ये क्या होता है, बेसिकली फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है जो कहाँ क्या करेगा, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होगा और विजाइनल ओपनिंग को सराउंड करेगा, ठीक है। जो विजाइनल ओपनिंग को सराउंड करेगा वो कौन सा पार्ट है, दैट इज योर लेबिया मेजोरा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। अभी मॉन्स प्यूबिस की बात हो गई, लेबिया मेजोरा की बात हो गई। लेबिया माइनोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के क्या होते हैं, बेसिकली पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, विच आर प्रेजेंट अंडर द लेबिया। The opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen, ठीक है। अब हाइमन क्या होता है, बेसिकली जो विजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, जो विजाइनल ओपनिंग होती है वो पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ठीक है। जो विजाइनल ओपनिंग होती है वो पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और उस मेम्ब्रेन को जो नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज हाइमन, ठीक है। Clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. अब क्लिटोरिस क्या होता है, क्लिटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लिटोरिस क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों लेबिया मेजोरा के अपर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न, अच्छा ये अभी एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, जिसको इंटरकोर्स बोलते हैं। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग के बाहर जो पार्शियल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, ठीक है, जिसने पार्शियली कवर किया हुआ है, जो हाइमन है, यानी कि हाइमन क्या होती है, या तो जब भी मेल और फीमेल के बीच में फर्स्ट इंटरकोर्स होगा या तो तब क्या हो जाती है, हाइमन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। या फिर क्या होता है, कभी कभी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं
उनके अंदर क्या होता है ड्यूरिंग साइकिलिंग और किसी और स्पोर्ट्स के दौरान, ठीक है, तब भी क्या हो जाता है, जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि फीमेल्स के अंदर फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि हाइमन का प्रेजेंस या एब्सेंस ये दिखाता है कि वहां पर सेक्सुअल एक्सपीरियंस कोई है या नहीं है, ठीक है, बट ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यानी कि अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। A functional mammary gland is a characteristic of all female mammals, ठीक है, जितने भी फीमेल मैमल्स होते हैं उनके अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। The mammary glands are paired structures जिनको breasts बोला जाता है, that contain glandular tissue and variable amount of fat, ठीक है। यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं क्या होती है, paired structures होती हैं, ठीक है, breasts जो होती हैं, ठीक है, they are basically mammary glands, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा और वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ फैट इज नॉट पर्टिकुलर, ओके। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cell known as alveoli, ठीक है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ठीक है, दोनों ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, हर एक ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो क्या होता है, वो 15 टू 20 मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिवाइडेड होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मिल्क सिक्रीशन हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, एल्वियोलर सेल्स कर रहे हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी, जिनको ल्यूमन्स भी बोला जाता है, ठीक है, जो मिल्क स्टोर होगा वो कहां पर स्टोर होगा, एल्वियोलाई की कैविटी के अंदर, जिसको ल्यूमन बोला जाएगा। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो एल्वियोलाई ओपन होती है वो किस में ओपन होगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हर लोब के वो क्या करते हैं, बेसिकली ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपकी मेमोरी डक्ट। Several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out, ठीक है, यानी कि जो मिल्क का सक्शन होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो होता है लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ठीक है। और जो सेवरल मेमोरी डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सेवरल मेमोरी डक्ट्स होते हैं, काफी सारे मेमोरी डक्ट्स क्या करते हैं, ज्वाइन करके वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं, ठीक है, वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। जो वाइडर मेमोरी एम्पुला होता है वही क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है। एंड जो मिल्क का सक्शन होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब इसके डायग्राम को अगर देखें तो दीज आर रिब्स एंड दीज आर द मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक है। ये क्या है, दिस इज पेक्टोरैलिस, ठीक है, पेक्टोरैलिस जो मेजर मसल होती है, ठीक है। दिस इज द एरियोला, दिस इज निप्पल, ये होती है लैक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है, ये क्या होती है, लैक्टिफेरस डक्ट, जिनसे क्या होता है, मिल्क का सक्शन किया जाता है। ये क्या है, एम्पुला, ठीक है, मैंने अभी बताया ना एम्पुला किससे कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक्शन किया जाता है। ये जो है फैट टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, फैट टिश्यू प्रेजेंट है। ये मेमोरी लोब्स है, ठीक है, एंड दीज आर द मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है। फिर मेमोरी एल्वियोलाई क्या होती है, बेसिकली मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर बेसिकली मेमोरी डक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये एम्पुला हो गया लैक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है। तो ये बात हुई मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये किसकी बात हुई, मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गेमेटोजेनेसिस, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होने वाला है। सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरीज, ये क्या करते हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गैमेट्स क्या क्या होंगे, मेल्स के अंदर स्पर्म्स होंगे, फीमेल्स के अंदर
ओवम होगा, ठीक है, मेल्स के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, ठीक है, इसी को बेसिकली क्या बोला जा रहा है, गैमेटोजेनेसिस बोला जा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, गैमेटोजेनेसिस बोला जा रहा है। नाउ इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, they produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty, ठीक है। यानी कि जो टेस्टिस होता है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, यानी कि मेल्स की बात हो रही है, ठीक है। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब स्टार्ट होता है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, ओके, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, सिंगुलर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसकी इनसाइड वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये माइटोटिक डिवीजन इनके अंदर होती है, ठीक है, यानी कि दे विल अंडरगो माइटोसिस, और ये क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ओके, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी स्पर्मेटोगोनियम होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है, यानी कि उनकी जो प्लॉयडी होगी, जस्ट अ मिनट, उनकी जो प्लॉयडी देखने को मिलेगी दैट विल बी 2n, ठीक है, और उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अब इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर मियोसिस होगा, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, आप लोगों को पहले से पता है। और जब हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की थी, उसमें भी मैंने बहुत बार बोला था, ठीक है। तो जो आपकी मियोसिस होती है वो क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होती है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होती है, तो वहां पर क्या बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, तो उसके बाद में हैप्लॉइड, ठीक है, क्या देखने को मिले, हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिले, जिनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर जो प्लॉइडी होगी वो 2n से n हो गई। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इनके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, और वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या दिखाया हुआ है, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या प्रेजेंट है, सर्टोरी सेल्स, ठीक है, सर्टोरी सेल्स के बारे में हम लोगों ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी किया था उसमें बात कर ली थी। ये क्या है, दीज आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने जब क्या किया, मियोटिक डिवीजन की, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोटिक डिवीजन की, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, वहां पर प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, तो वहां पर स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वहां पर क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे। और
फाइनली जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं यानी कि स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, या जो आपके स्पर्मेटिड्स होते हैं वो आपके स्पर्म्स के अंदर बोला जाए तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ जिनको स्पर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जहां पर स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, जब आपके स्पर्मेटिड्स जो है, ठीक है, जब स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process known as spermiation. यानी कि जो रिलीज ऑफ स्पर्म्स का प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। तो जब जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो गया, तो जो स्पर्म का हेड होता है, ठीक है, स्पर्म्स के पास में क्या होता है, ये हेड होता है और ये क्या होता है, टेल होती है, ठीक है, दिस इज द हेड एंड दिस इज टेल, ठीक है। तो जो स्पर्म्स का हेड होता है वो क्या करता है, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाएगा, ठीक है, सर्टोली सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स का उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone जिसको GnRH भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है। क्यों प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ओके, इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। The increased level of GnRH then acts as at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropin luteinizing hormones and follicle stimulating hormones, ठीक है। अब जैसे जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, जीएनआरएच का लेवल जैसे इंक्रीज हुआ तो जो ये जीएनआरएच का इंक्रीज लेवल है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और वहां से क्या होता है, दो टाइप के गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, द फर्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एलएच और एफएसएच जो है ये कहाँ से सीक्रेट हो रही है, ये सीक्रेट हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। LH act as at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgens, ठीक है। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लिडिक सेल्स के ऊपर और ये क्या करता है, एंड्रोजेंस के सिंथेसिस और सिक्रीशन के अंदर हेल्प करता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और जो एंड्रोजेंस होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis, ठीक है। अब जो FSH होगा ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर और ये क्या करता है, बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद में ये डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। ये जितने भी डायग्राम्स मैंने उठाए हुए हैं और ये जो नोट्स है, ठीक है, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेते हो और उसके बाद आप नोट्स को पढ़ लेते हो तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो मिस होगी, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और डायग्राम्स भी इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं ताकि नोट्स को जैसे जैसे आप देखें तो आपके जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है वो रिवाइज होते चले जाएं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर बायोलॉजी से अच्छी कोई बुक है ही, सॉरी, एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक है ही नहीं बायोलॉजी के लिए और हमें ये पता है, तो फिर इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पहले करें
क्वेश्चंस लगाए और उसके बाद अगर आपको कोई और बुक पढ़नी है तब आप पढ़ें, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, या फिर अगर आपको सीयूईटी भी अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, या फिर आपको बायोलॉजी के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो एनसीईआरटी शुड बी द बाइबल फॉर यू, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी शुड बी द बाइबल फॉर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। It is a microscopic structure composed of a head, neck, a middle piece and a tail, ठीक है। मेजरली मैंने ऊपर दो पार्ट्स बताए थे, बट जो स्पर्म होता है इसके चार चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हेड होता है, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। A plasma membrane envelops the whole body of sperm, ठीक है। आप पूरी स्पर्म बॉडी के ऊपर क्या होती है, बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और स्पर्म जो होते हैं ना बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। The sperm head contains an elongated haploid nucleus, ठीक है। जो स्पर्म का हेड होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम बोला जाता है, ठीक है। आप जो स्पर्म का एंटीरियर पोर्शन होता है, ठीक है, जो स्पर्म का एंटीरियर पोर्शन होता है वो किससे कवर होता है, वो कवर होता है एक्रोसोम से, ठीक है। वो किससे कवर होता है, एक्रोसोम से। Acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of ovum, ठीक है। अब जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। The middle piece possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail। अब जो मिडल पीस होता है इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म्स की मूवमेंट में उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ताकि जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो काफी अच्छी हो जाए, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए काफी जरूरी हो, ठीक है। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस, यानी कि एक इंटरकोर्स के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो ह्यूमन मेल क्या करता है, बेसिकली इजैकुलेट करता है। Of which for normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility, ठीक है। यानी कि इन 200 से 300 मिलियन में कम से कम 60% ऐसे होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 60% ऐसे होने चाहिए जिनका शेप और साइज नॉर्मल हो, और उन 60% में से भी 40% ऐसे होने चाहिए जिनकी मोटिलिटी जो है, जिनकी मूवमेंट जो है वो काफी विगरस हो, काफी अच्छी मूवमेंट हो, काफी फास्ट मूवमेंट हो, ठीक है। Sperm released from the seminiferous tubules are transported by accessory ducts, ठीक है। हमने काफी बार बात कर ली कि जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किए जाएंगे, थ्रू accessory ducts। Secretion of epidermis, was difference, seminal vesicle and prostate are essential for maturity and motility of sperms, ठीक है। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट के अंदर पूछा भी गया है कि जो सीमेन होता है वो किससे कंपोज होता है, ठीक है। तो सीमेन के अंदर स्पर्म्स तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है, बट साथ में सेमिनल प्लाज्मा भी प्रेजेंट होगा, के साथ में सेमिनल प्लाज्मा भी होगा, और यही मिलके क्या बनाते हैं, यही मिलके सीमेन बनाते हैं, ठीक है। The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones जिनको एंड्रोजन्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो टेस्टिकुलर हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी पता है। अब ये स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये क्या है, दिस इज हेड, ये नेक है, दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज द टेल, ओके। अब हेड के अंदर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने बताया कि जो स्पर्म की बॉडी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। ये क्या है, एंटीरियर पार्ट के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द नेक, उसके बाद है मिडल पीस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो किसमें हेल्प कर रहा है, स्पर्म्स को स्विमिंग में या फिर उनकी मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, एंड दिस इज द टेल, ठीक है। तो ये डायग्राम इजी है, आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात फीमेल्स के अंदर, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस जहां पर मेच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, oogenesis।
which is markedly different from spermatogenesis, ठीक है। और ये जो oogenesis का प्रोसेस होता है spermatogenesis से डिफरेंट होता है। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth, ठीक है। अब जो oogenesis होती है, ठीक है, oogenesis कब इनिशिएट कर दी जाती है? oogenesis तभी इनिशिएट हो जाती है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है ना, ठीक है, वो स्टेज जहां पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि जब मिलियन ऑफ गैमिट मदर सेल्स, ठीक है, जो फीटल ओवरी होता है, ठीक है, जो फीटल ओवरी होता है उसके अंदर क्या है, काफी सारे ऊगोनिया, ठीक है, काफी सारे ऊगोनिया क्या होते हैं, बेसिकली फीटल ओवरी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। कब फॉर्म हो जाते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो गर्ल चाइल्ड का बर्थ होने के बाद उसके अंदर कोई भी ऊगोनियम फॉर्मेशन नहीं होती। ऑलरेडी जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही होती है उसी टाइम पे ऊगोनिया फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्पर्म फॉर्मेशन हो रही थी प्यूबर्टी के दौरान, बट ऊगोनिया जो है, ठीक है, जो गैमेट मदर सेल है, ठीक है, वो जो है वो बिफोर बर्थ ही क्या होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, ओवरी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocytes, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, और जो मियोसिस की प्रोफेज 1 स्टेज होती है, ठीक है, मियोसिस की जो प्रोफेज 1 स्टेज होती है इसके अंदर एंटर कर देते हैं। उसके बाद में टेम्परेरली क्या हो जाती है, इनकी जो डिवीजन होती है वो अरेस्ट हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, ये प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये किससे सराउंड हो जाता है? इट इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करते हैं, बर्थ से प्यूबर्टी तक का जो फेज होता है, ठीक है, बर्थ जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ टिल द टाइम व्हेन शी अटेन्स प्यूबर्टी, तब तक क्या हो जाते हैं, काफी सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, यानी कि हर ओवरी के अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इतने ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं एक ओवरी के अंदर। The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca and are known as secondary follicles. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करते हैं, इनको क्या सराउंड कर लेते हैं, और ग्रैन्युलोसा लेयर सेल्स की लेयर सराउंड कर लेती हैं, और साथ में थीका सराउंड कर लेता है, और फाइनली क्या बन जाते हैं, वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, विच इज करेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल कैविटी नोन एज एंट्रम, ठीक है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है एंट्रम, ठीक है। The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa, और जो ये थीका लेयर थी, ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया कि एक थीका भी सराउंड कर लेगी ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ ही। तो ये जो थीका लेयर होती है ये किसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है, दो टाइप के थीकास के अंदर, ठीक है। एक होगी इनर थीका लेयर, ठीक है, जिसको इंटरना बोला जाता है, और एक होगी आउटर थीका लेयर जिसको एक्सटर्ना बोला जाता है, ठीक है। At this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size, ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर साइज में ग्रो करेगा और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर रहा है, ये आपने याद रखना है। It is an unequal division resulting in formation of large haploid secondary oocyte, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिकली अनइक्वल डिवीजन होती है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है, जो कि क्या होता है, आपका हैप्लॉइड होता है, ठीक है, जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसी के साथ में छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी भी
बन जाती है। The secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte, ठीक है। अभी जो secondary oocyte होता है ये क्या करता है, काफी बल्क में क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है उसको रिटेन कर लेता है प्राइमरी oocyte में से, ठीक है। प्राइमरी oocyte में से जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, उसको सेकेंडरी oocyte रिटेन कर लेता है। The tertiary follicle further changes into mature follicle or Graafian follicle, ठीक है। अब जो टर्शरी फॉलिकल होता है ये फर्दर किस में मेच्योर हो जाता है, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मेच्योर हो जाता है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन जिसको जोना पेलुसिडा बोला जाता है, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या करती है, एक नई मेम्ब्रेन बनाती है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, जोना पेलुसिडा। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, ठीक है। अब ये जो Graafian follicle होता है ये फाइनली क्या हो जाता है, ये रप्चर करता है और वहां पर सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte को क्या बोला जाता है, ओवम, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी बाय अ प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन। मैंने ऊपर भी बताया था कि ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवरी, ठीक है, या रिलीज ऑफ ओवम, इसी प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, बेसिकली रप्चर करता है और सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम क्या हो जाता है, ओवरी में से रिलीज हो जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे ओवरी बोल दिया। तो बेसिकली रिलीज ऑफ ओवम जो होता है, ठीक है, जो रिलीज ऑफ ओवम होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ओवम कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये ओवरी के अंदर से रिलीज हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे ओवरी के सेक्शनल व्यू की, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या है, ओवम, ये क्या है, ओवम। दीज आर द ग्राफियन फॉलिकल जिनको रप्चर करने के बाद में ही ओवम रिलीज हो रहा है। दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल्स जो आपको एंट्रम भी शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल ही तो किसमें कन्वर्ट हो रही है ना, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल क्या कर रहा है, रप्चर करके ओवम को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। एक और लास्ट डायग्राम और देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट फिगर है ये क्या है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की, और ये क्या है, oogenesis की, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर देखें तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हुआ, जो स्पर्मेटोगोनिया थे इन्होंने माइटोसिस अंडरगो की, ठीक है, इन्होंने माइटोसिस अंडरगो की और वहां पर क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। मैंने बताया ना कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर इनका नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर ये जो प्राइमरी oocytes थे इन्होंने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, ठीक है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब इन्होंने की तो इन्होंने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म किए। इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म किए। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंड मियोटिक डिवीजन करी और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन करी तो वहां पर क्या हो गए, स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स ने क्या करा, डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बनाए, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ उन्होंने बनाए जिनको हम स्पर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और उसके अंदर डिवीजन हुई। फिर क्या हुए, यहाँ पर स्पर्मेटिड्स बने और स्पर्मेटिड्स से क्या हो गए, यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। सो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर पर सेल है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, इनिशियली 46, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिप्लॉयड था ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि वहां पर मियोसिस हुई और क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 23, ठीक है। और इसलिए जो स्पर्म्स होते हैं इनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 23, क्योंकि इनकी जो प्लॉइडी होती है दैट इज N, ठीक है, यानी कि ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो ऊगोनिया थे, ठीक है, ऊगोनिया क्या थे, ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है। कब प्रेजेंट थे, फीटस के अंदर ही ऑलरेडी आपके जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ऊगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस अंडरगो किया, ठीक है, उनके अंदर, यानी कि डिफरेंशिएशन हुआ, जहां से क्या बना, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, जहां से क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte है जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ये ओव्यूलेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम से पहले ही क्या हो जाता है आपका जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद में प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte हुआ, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte है फाइनली क्या बनाया, ओवम बनाया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte है फाइनली क्या बनाया, ओवम बनाया, ठीक है। अब जैसे ये आपको क्या दिखाया हुआ है बेसिकली, यहाँ पर देखो जब इसने डिवाइड किया तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक छोटी पोलर बॉडी भी बनेगी सेकेंडरी oocyte के साथ में, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के साथ में क्या बन रही थी, एक सेकेंड छोटी पोलर बॉडी भी बन रही थी, ठीक है। और जब इस सेकेंडरी oocyte ने भी आगे ओवम बनाया तो ओवम तो बनेगा ही, ओवम के साथ में एक सेकेंड पोलर बॉडी भी वहां पर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर काफी हो गया, बट पिछले काफी दिनों से लेक्चर नहीं आया था, तो मुझे ये चैप्टर्स और बाकी का सिलेबस भी आपका कवर करवाना है, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक जो है कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए थे एंड आपको अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। आप हमारे नोट्स को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको विद आंसर्स जो है वो डेली वहां पर भी मैं पोस्ट करती हूँ, ठीक है। और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू so much for listening. We will meet you in the next video. Till then, keep learning.